नमस्कार, आप सभी शिक्षार्थियों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। एकांकी श्रृंखला की कड़ी में आज हम बहू की विदा एकांकी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत इसके रचनाकार की परिचय से करते हैं। बहू की विदा नामक एकांकी विनोद रस्तोगी जी द्वारा लिखी गई है। विनोद रस्तोगी जी का जन्म 1923 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के शमशाबाद नामक गांव में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा फर्रुखाबाद में तथा स्नातक तक की शिक्षा कानपुर में हुई। हिंदी विषय में एमए के बाद रस्तोगी जी ने आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र में नाट्य निर्देशक के पद पर कार्य किया। इनकी अनेक रचनाओं में से नए हाथ, आज़ादी के बाद, बर्फ की मीनार, गोपा का दान, दरारें, रुपया, रूप और रोटी, भगीरथ के बेटे अधिक चर्चित है। इनकी रचनाओं में जीवन की समस्याओं का चित्रण हुआ है। आधुनिक जीवन की मानसिक कुंठाओं को इन्होंने अपने एकांकियों में विशेष स्थान दिया है। बहू की विदा एकांकी समाज में फैली हुई दहेज नामक कुरीति पर एक करारा तमाचा है। विनोद रस्तोगी जी ने इस एकांकी द्वारा यह दर्शाने का प्रयत्न किया है कि बेटी किसी की भी हो, चाहे गरीब या अमीर की, बेटी के मन में भावनाएं समान ही होती हैं। दहेज के कारण उसकी इच्छाओं को दबाना कदापि उचित नहीं है। पात्र परिचय। घर का मुखिया जीवनलाल, जो कि एक धनी व्यापारी है और जिसकी उम्र 50 वर्ष। राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी है, जिनकी उम्र 46 वर्ष है। रमेश जीवनलाल का पुत्र, उम्र 22 वर्ष। कमला रमेश की पत्नी और जीवनलाल की वधू, जिसकी उम्र 19 वर्ष। प्रमोद कमला का भाई, जिसकी उम्र 23 वर्ष है। दृश्य: कमरा आधुनिक ढंग से सजा है। सामने की ओर बाएं कोने में रेडियो और दाएं कोने में पुस्तकों का रेक है। कमरे के बीच में सोफ़ा सेट है। छोटी गोल मेज पर सुंदर फूलदान रखा है। कमरे में 2 द्वार हैं। सामने वाला द्वार अंदर जाने के लिए है और बाईं ओर का द्वार बाहरी बरामदे में खुलता है। दाईं ओर खिड़की है जो खुली हुई है। पर्दा उठने पर जीवनलाल खिड़की के समीप खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। भरे हुए चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें हैं। सिर सजा है। धोती कुर्ता पहने हैं। मुख पर गंभीरता और समृद्धि के चिन्ह हैं। उनसे कुछ दूर हटकर ही प्रमोद विनम्र भाव से खड़ा है। वह पैंट और बूशर्ट पहने हैं। चेहरे पर निराशाजन्य करुण भाव है। वह आगे बढ़कर धीमे स्वर में जीवनलाल जी से निवेदन करता है। क्या निर्णय लिया आपने? विदा नहीं होगी। लेकिन ज़रा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी? मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया। हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताने का सपना देखती है। जानता हूँ। जीवनलाल सोफे पर बैठकर जमुहाई लेते हैं, मानो प्रमोद की बातों से ऊब रहे हों। यह जानकर भी अपना निर्णय सुना चुका हूँ। विदा नहीं होगी। यदि मैं कमला को लिए बिना गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? प्रमोद दीन स्वर में कहता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया। फिर भी अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते। झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा? प्रमोद हाथ जोड़ लेता है, परंतु जीवनलाल आवेश में उठकर टहलने लगते हैं और कहते हैं, देना तो दूर, बारात की खातिर तक भी नहीं की गई। मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, मेरी शान को जो ठेस पहुंची, भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी की विदा कराना चाहती है तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजे। जी, आप इस समय तो विदा कर दें।
हम गौने में आपकी हर मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। मैंने दुनिया देखी है प्रमोद, ये बाल धूप में नहीं सफ़ेद हुए हैं। और तुम कल के छोकरे मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो? यह आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ, मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब 5,000 नगद इस हाथ पर रख दोगे। यह तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा ना करके आप उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते तो वह क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वह मेरा बेटा है, तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं। प्रमोद अपमान से तिलमिला जाता है और कहता है, बाबूजी, बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं ना? किंतु यह ना भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। हाँ, हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी अपनी गौरी की शादी की है। वह खातिरदारी की कि बारात वाले दंग रह गए। इतना दहेज दिया कि देखने वालों के दांतों तले अंगुली दबा ली। तुम मेरी बराबरी करोगे? बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है, समझे? जी, रमेश गया है गौरी को विदा कराने। कुछ देर में उसे लेकर आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहाँ बिताएगी। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे और उसके सपनों के खून का दाग तुम्हारे हाथों और तुम्हारी माँ के आंचल पर होगा, समझे? जो हमारी बहन है, क्या वह आपकी कोई नहीं? बेटी और बहू को एक ही तराजू पर तौलना चाहते हो? बेटी बेटी है और बहू बहू। ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। क्या जाने से पहले अपनी बहन से मिल सकता हूँ? ज़रूर। और हाँ, उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे। अरे सुनती हो गौरी की माँ, ज़रा बहू को भेज दो, अपने भाई से मिल ले आकर। मैं तब तक देखूं कि माली के बच्चे ने झूला डाला या नहीं। जीवनलाल द्वार की ओर बढ़ते हैं और पर्दा हटाकर मुड़ते हुए बड़े ही दम्भ से कहते हैं, गौरी के लिए झूला डलवा रहा हूँ लॉन में। इतना कहते हुए जीवनलाल चले जाते हैं। प्रमोद थका सा सोफे पर बैठ जाता है। अंदर से कमला आती है। सुंदर चांद से मुखड़े पर उदासी की घटा छाई हुई है। हाथों में लाल चूड़ियां हैं, रेशमी साड़ी और ब्लाउज पहने हैं। प्रमोद के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है और सिर नीचे किए हुए है। प्रमोद भारी स्वर में कहता है, बैठ जाओ कमला। कमला पास ही बैठ जाती है। अच्छी तरह से तो हो? भाई द्वारा समाचार पूछने पर कमला सिसकने लगती है। प्रमोद भी आर्द्र भरे स्वर में कहता है, पागल मत बनो कमला, रो मत। मैं कहता हूँ रो मत। इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। पानी से पत्थर नहीं पिघल सकता। भैया क्या? घबराओ मत, मैं जल्दी ही फिर आऊँगा और उस बार विदा अवश्य होगी, क्योंकि मैं चोट का मरहम लेकर आऊँगा। मरहम? कमला कुछ समझ नहीं पाती है। हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है। उन्हें मरहम चाहिए और उस मरहम की कीमत है 5,000 रुपये। प्रमोद की बातें सुन कमला चौंक जाती है और भाई की ओर देखने लगती है। तुम चिंता न करो कमला, मरहम का प्रबंध हो जाएगा। इस गिरे हाल में भी मकान 7-8 हज़ार में तो बिक ही जाएगा। प्रमोद की बातें सुन कमला व्याकुलतापूर्ण आग्रह करती है, मेरी विदा के लिए घर ना बेचना भैया, आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध है। यह क्या कह रही हो तुम? क्या तुम नहीं चाहती कि पहला सावन सखी सहेलियों के साथ माँ के घर बिताओ? किस लड़की की यह कामना नहीं होगी भैया, लेकिन उस कामना की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहाँ तक ठीक है? 1-2 साल में विमला का ब्याह भी आपको करना है। आवेश में आकर प्रमोद बीच में ही बोल उठता है, लेकिन तुम? मेरी चिंता आप ना करें। सच,
विदा ना होने से मुझे ज़रा भी दुख ना होगा। गौरी आ रही है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, हर समय हंसती हंसाती ही रहती है। उसके साथ रहकर मुझे सखी सहेलियों की कमी बिल्कुल नहीं अखरेगी। आप विश्वास करें भैया, लेकिन आज नहीं तो कल रुपया तो देना ही पड़ेगा कमला। कागज़ के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रह सकोगी? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया। माँ जी तो ममता की मूर्ति हैं ही, बाबूजी ज़रा जिंदी स्वभाव के हैं, समय के साथ वे भी सब भूल जाएंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, सब एक ही धातु के बने हैं। हो सकता है माँ जी की ममता सिर्फ दिखावा हो। दोनों भाई बहन आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि अंदर से राजेश्वरी का प्रवेश होता है। कैसा दिखावा भैया? राजेश्वरी के अचानक प्रवेश से प्रबोध चौंक पड़ता है। कमला और प्रमोद उठने का उपक्रम करते हैं। तभी राजेश्वरी दूसरी कोच पर आकर बैठ जाती है और कहती है, बैठे रहो तुम लोग। क्या बातें हो रही थी भाई बहन में? बस कुशल क्षेम पूछ रहा था। बहू की विदा का भाग 1 यहीं पर संपन्न होता है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, जो कि बहू की विदा भाग 2 है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।